नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम भूपेश बघेल बालोद जिला के लिए रवाना हुए, लेकिन रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की है। सीएम ने रमन सिंह के सवाल पूछा है और बताया कि 2013 में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय क्यों लिया था। हम धान खरीद कर रहे हैं, बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों में सभी वर्गों को ठगने का काम किया। है सबको बधाई, शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज भरदट्टा लोहारा ब्लॉक में मां की मूर्ति वहां गांव वालों ने बनाया है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था। तब गांव वालों ने कहा कि आप ही हाथ से उसका मूर्ति का अनावरण होना है, और तब से इंतजार हो रहा था। आज मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे। चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार-बार किसानों को आप नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको, और जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था। यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एफसीआई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली, तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसकी अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए।
और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, तो कितनी संपत्ति जब्त की किसकी? कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कारपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कारपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है? रमन सिंह के केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए, इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहां से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो 1-1 पाई वसूल किया जाएगा। राज्य सरकार को छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और 1-1 पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, इसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावन सोमवार के अवसर पर ग्राम भरदा के शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। बता दें कि सीएम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं भी मौजूद रहीं। सीएम भूपेश बघेल ने आज बालोद जिले के ग्राम भरदा में स्वर्गीय माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण और प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं सीएम बघेल ने माता बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण और पार्क में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा भी की है। आपको बता दें, इसी के साथ उन्होंने खरखरा नदी से मेन रोड टटेंगा तक करीब 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टटेंगा के उन्नयन की घोषणा की। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत पिरैया विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा में दौरा पूरा कर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया निजी समारोह में शामिल हुए। समारोह में आए कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों से क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर चर्चा भी की, तो उन्होंने कहा काफी कुछ बातें भी सामने रखी हैं। क्या कहा आपको सुनाते हैं।
ये पासी से बिलासपुर तक का जो रोड है, जो बहुत पुराना रोड है, 75 से है ये, उसके बाद भी आज इसकी स्थिति इतनी खराब है कि जिसमें इंसान तो क्या जानवरों को भी चलने में परेशानी हो रही है, जिसमें अभी हम लोग जो है प्रशासकीय स्वीकृति उसका हो गया है सब जनता के आशीर्वाद से, जो 15 करोड़ कुछ रुपए का है वो, और अभी तक वो NIT में लगा है रायपुर में। ANC साहब जो है हमारे पिपरी साहब, उनके टेबल पे है। तो इस जनता की मांग है बहुत बड़ी कि उस रोड का जो है जल्दी से जल्दी टेंडर करवाएं और वर्क आर्डर जारी करें, जिससे क्षेत्र की जनता जो है उसका उपकार भी होगा और हम लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मंत्री जी? और मंत्री जी से तो हम लोग अभी नहीं मिल पाए हैं, परंतु वो सब काम होने के बाद वो जो पूरा का पूरा फाइल है वो ANC के टेबल पे रखा हुआ है। 12/5/2023 को वो फाइल जो है यहाँ से बिलासपुर से रायपुर गई है और तब से तकरीबन 2 महीने हो गया है, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है। प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है? सब हो गया है। तो बताया 16 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। पहले 15-40 था, 15 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ और बढ़ गया क्योंकि रोड की हालत बहुत ही खराब है। तो सारी स्वीकृति होने के बाद भी अभी तक टेंडर नहीं होना हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए बहुत मतलब गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री से कब मिले थे? मुख्यमंत्री से तो हम लोग अभी नहीं मिल पाए हैं। PWD मंत्री से? हाँ, PWD मंत्री के यहाँ गए थे, उस दिन वो थोड़ा दौरे पे थे, परंतु प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद अभी हम लोग नहीं गए। क्षेत्रीय विधायक का क्या सहयोग है? हाँ, उनका पूरा सहयोग है। वो चाहते हैं, एक दिन पिपरी साहब को फोन भी लगाए थे परसों, उस समय बात नहीं हो पाई थी। उनके नेतृत्व में रायपुर क्यों नहीं चले जाते? जाएंगे, कोशिश है। यदि हम लोग चाहते हैं कि आप सब नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो किसानी का काम है थोड़ा सा, इसलिए रुके हैं। स्थानीय जो प्रतिनिधि से उम्मीद नहीं है, समय नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो भी दे रहे हैं समय, सबके सहयोग से ही प्रशासन। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन की स्वीकृति होने के बाद उसका NIT लगे, टेंडर हो और वर्क आर्डर जारी हो। हमको केवल चाहिए क्या, उसका टेंडर होना और कोई अच्छे आदमी को मिले और जल्दी जल्दी ये रोड बने। और ये रोड जो है 12 किलोमीटर तक की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। हम चाहते हैं कि ये रोड जहां तक गई है पासी तक, वो भी पूरा का पूरा समय के रहते ही पूरा हो जाए। आने के कई भी नेता में मैं जा चुके हैं और गाँव के रोड पास करा दा कहते कोई नेता नहीं। आने के कुआं से चिड़ैया मार्ग में जुड़ना है और मोर उम्र भी के गड्ढा गुड्ढी है। मोर जो पंचायत के जो रोड है आने के कोई नेता खुलने वाले उसको मेन मांग दे। और हमारे सतनामी समाज के ना अभी तक 20 साल हो गए यहाँ एक भवन नहीं है नंगाराडी मोहल्ला में, वो मांग दे। नंगाराडी मुख्य मार्ग से कितना दूर है? तो 2 किलोमीटर नंगाराडी मुख्य मार्ग से चिड़ैया मार्ग। हाँ, 2 किलोमीटर। 10 साल 15 साल विधायक है, अब जाते कि 15 साल में पूरा गली वली सब लगाना है। ये रोड आता है वहाँ अपन यहाँ मोहल्ला में 20 साल हो गए, कुछ भी ना हमारे समाज एक भवन नहीं है। तो 18 साल विधायक रहीस और अध्यक्ष रहीस विधानसभा के, कुछ नहीं करे। तुम कांग्रेस में वोट देवत हो? हाँ, वही अब व्यक्तिगत नंगारा जी के नाम से दुश्मनी कैसे जो हो गई। वहाँ 8 वोट मात्र पावे बीजेपी है और कांग्रेस वाले तो देख रहे हैं 4 साल हो गए, वो कुछ नहीं चाहिए। 4.5 साल हो गए। आज मंत्री का ज्ञापन दे है। हाँ, मंत्री ज्ञापन दे आए हैं। लाइट पानी का भी चल रहा है। आज ही नेता पानी से बोला हो तो भाई तो हवा है। हाँ, अभी कहाँ? अरे पानी तो गुजर चला थे, चला थे गुजर, मात्रा में रोड नहीं है हमारे पास। हाँ, वहाँ 4 पहिया वाहन किसी तरीके से जाएंगे नहीं। अभी पानी गिरेंगे तो बाइक भी चलना मुश्किल, साइकिल भी चलना मुश्किल, भारी हो। लेकिन समाज मांग पर है। समाज तो मांग रहा है, समाज तो मांग तो शुरू से है। हाँ, भाई इतना 80,000 से 90,000 तक की जनसंख्या है। हाँ, फिर मांग तो रखेंगे। तो क्या बाधा है, क्यों ऐसे संभालना होगा? जबकि बाधा ये आ रहा है कि भाई आप लोगों के 10 सीट पूरा रिजर्वेशन है। हाँ, तो आप लोगों को कैसे देंगे? बात यही पर अटकता है। जीत का आधार तो
हाँ, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, संगठन को सोचना चाहिए कि भाई जहाँ प्रत्याशी जीत सकता है टिकट मिलना चाहिए। क्या बोले मंत्री जी, बात करते हैं समाज में मंत्री के सामने? अब मंत्री जी तो वही प्रयास करो, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं, मेहनत करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, यही बोले भाई, मेहनत से और क्या रहे। हम ये मानते हैं कि उनकी जो परंपरा है वो कायम रहेगी, तो ये क्षेत्र फिर वंचित रह जाएगा कितनी जगह? नहीं, वंचित भाई अब सवाल ही नहीं है, मेहनत करेंगे तभी तो होगा ना, बिना मेहनत से कोई चीज नहीं। चलो अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, और क्षेत्र में मैं तो सतत दौरे पर रहती हूँ, तो कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही बढ़िया माहौल है। वो दोबारा कांग्रेस की सरकार और सम्मानित मुख्यमंत्री योगी सरकार चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि बूथ अभी सबसे कमजोर है और जितने लोगों को उसमें शामिल किया गया है वो आधे कार्यकर्ता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बूथ में कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है, जो कांग्रेस से निष्ठा रखते हैं उन परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ये आपकी जानकारी से मैं सहमत हूँ। अच्छा, मैं एक बार फिर बोलूंगा कि महिला कांग्रेस की जो भागीदारी है वो उल्लेखनीय नहीं हो पा रही है। कैसे जोड़ेंगी महिलाओं को ताकि महिलाएं बराबर जुड़ रही हैं? अपने पास अलग से प्रकोष्ठ महिला कांग्रेस का भी है, यहाँ पे महिलाएं भी बराबर अपना हिस्सेदारी निभा रही हैं। अभी आपके अभियान में कितनी महिलाएं शामिल रहती हैं? क्योंकि मैं पीसीसी की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, बेसिक महिला कांग्रेस से नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास भी लगभग 40% महिलाएं हैं। कितने बूथों में महिलाओं की नियुक्ति हो चुकी है? सारे बूथों में 10 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य है जो किया गया है। ये उन लोगों का भ्रम है। अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि कांग्रेस के ऑप्शन में कोई पार्टी खड़ी हो सके। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, युवा खुशहाल है, महिला खुशहाल है, सारी जनता जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच रही है। इसलिए भूपेश बघेल, एक कहावत भी है, भूपेश है तो भरोसा है। निश्चित रूप से इस बार 75 पार कांग्रेस सरकार की आएगी और बहुमत से कांग्रेस से सरकार निकलेगी। बूथ चलो अभियान बूथ बचाओ अभियान में बदल गया है जी। बूथ चलो अभियान जो था वो बूथ बचाओ अभियान में बदल गया है। जी नहीं, उसमें देखिए हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पे काम करती है और बूथ स्तर में बूथ चलो अभियान के तहत बड़े से बड़े नेता 2-2 बूथ के प्रभारी बनकर जा रहे हैं और बूथ में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो बूथ कमेटी सही बनी है या न बनी है, और यदि कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करें और हम मजबूती के साथ 2023 के चुनाव में के मैदान में उतरें। महिलाओं की भागीदारी कम है बूथों में। महिलाओं की भी भरपूर भागीदारी है। कांग्रेस की महिला विंग भी काम अपने स्थान पर काम कर रही है महिला कांग्रेस के रूप में, और हर बूथ में 33% महिलाओं को भी एडजस्ट किया जा रहा है, उनको पद नवाजा जा रहा है। इसी प्रकार से चाहे वो ब्लॉक कमेटी हो, जोन कमेटी हो, सेक्टर कमेटी हो या जिला प्रदेश की कमेटी हो। बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक झूठ को सच साबित करने के अभियान में निरंतर लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, सरकार को एक श्वेत पत्र जारी कर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि पूरी वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर साल एमएसपी बढ़ाती है और राज्य सरकारों से उपज खरीदती है। और जो ठग रही है वो राशि एक बार देने के लिए तैयार है क्या? मुख्यमंत्री जी जो 55% किसानों को सम्मान निधि दे पा रहे हैं, क्या किसानों को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी 100% यहाँ के किसानों को, चाहे मझोले किसान हो, चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, सभी को किसान सम्मान निधि 100% देंगे? ये मेरा प्रश्न है। जब कई वर्षों से लगातार इस प्रकार कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है, तो इससे पहले विपक्ष की सक्रियता इस प्रकार क्यों नहीं दिखी जैसी अभी क्यों दिख रही है? हम लोगों ने इससे पहले भी किसानों के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन छेड़ा है, और अभी भी हम लोगों ने किसान पंचायत है, महापंचायत है, प्रदेश भर में है, लगातार हमारी सक्रियता बनी हुई है। अब कभी कभार जो है कहीं आंदोलन जब होता है तो लगता है कि यहाँ कम रहा या यहाँ ज्यादा रहा, उस आंकड़े में न जाइए। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे सक्रियता के साथ सभी जगहों में किसानों के हित में हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं
और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें सही न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें सही ढंग से उनका उपार्जित जो भी अन्न है उनका सही खरीदी नहीं होगा। किसानों के हित में जब तक ये सरकार काम करना शुरू नहीं करेगी तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। आप लोगों ने किसानों से बात की है क्या कि आखिर राज्य और केंद्र किसानों के लिए क्या कर रहा है, उनके कुछ समझ में आ रहा है क्या? निश्चित है, हम लोगों ने अभी किसान पंचायत भी लगाया है और इसके माध्यम से भी जगह जगह में हम लोगों ने इस बात को रखा है और ये लगातार हमारे कार्यक्रम में चलता रहेगा। केंद्र सरकार पूरे भारत में खरीदी क्यों नहीं करती है धान का? देखिए, जहां जहां धान उपार्जित जो स्टेट होते हैं या फिर गेहूं वाले स्टेट हों या धान वाले हों या बाकी, ये सब का व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार की ही एजेंसियां करती हैं। केंद्र सरकार पूरी सुविधा मुहैया कराती है, फंड की व्यवस्था करती है, बारदाने की व्यवस्था करती है, गोडाउनिंग की व्यवस्था करती है। एफसीआई के माध्यम से हम सब उन्हें उनका जो है चावल के माध्यम से हम लेते हैं और आप यही सोच सकते हैं कि अगर वो चावल एफसीआई ना ले तो प्रदेश सरकार की क्या स्थिति होगी, आप देख। प्रदेश की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। अंबिकापुर के शंकर घाट में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सावन के पहले सोमवार को पूजा करने के लिए हर श्रद्धालु सावन के पहले सोमवार में शंकर घाट के शिव मंदिर में शिवजी की पूजा करने पहुंचे, जहां प्रशासनिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। शंकर मंदिर कहाँ पर है? शंकर घाट, शंकर बाघ नदी के तट पर जी। इसका क्या महत्व है यहाँ पर, इस मंदिर का? इस मंदिर का भैया शंकर का स्थान हो, नदी का किनारा हो जी, जंगल हो, स्मशान घाट हो जी, ये पांचों संघ वट का वृक्ष हो, ये पांचों संघों की जगह नहीं मिलते, लेकिन ये यही ऐसी जगह है जहाँ की पांचों आपको एक जगह मिलेंगे। वट वृक्ष, शंकर का स्थान, नदी का किनारा, जंगल और स्मशान घाट, पांचों यहाँ। और बाबा विश्वनाथ उत्तर वाहिनी गंगा उनके चरण पखाड़ती हैं। यहाँ बाघ नदी बाबा का उत्तर वाहिनी बनकर के चरण पखाड़ती है। अंबिकापुर की काशी इसको आप कह सकते हैं जी। आज के दिन का क्या महत्व है? सावन का सोमवार है, सावन का महीना भोलेनाथ का महीना बोला जाता है और सोमवार का दिन उनका दिन होता है। सावन के सोमवार का बड़ा विशेष महत्व होता है, सोने में सुहागा होता है। इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष फल भी है जी। आज दूसरा सोमवार है तो कैसा यहाँ पर माहौल है, क्या लग रहा है, कितने श्रद्धालु हैं? ये पहले सोमवार है, लेकिन आज यहाँ बहुत आज जो है आज पहला सोमवार, आज सावन का पहला सोमवार है जी। चलिए ठीक है। यहाँ का वातावरण देखिए, पूरा जो है जायमान है। और इसमें श्रद्धालुओं को जो पूजा करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है इसमें, मतलब क्या उनकी? सावन के सोमवार का विशेष फल होता है, श्रद्धावान आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा में क्या क्या सामग्री चढ़ती है? बेलपत्र जल मुख्य होता है, बेलपत्र और जल विशेष मुख्य होता है। उसके बाद दूध भी है, दूध भी है, भांग भी है, लोग चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र और जल इनका मुख्य पूजा का अंग होता है। भोलेनाथ की कितने समय से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपना समय दे रहे हैं? सन 2000 से लगा 30 साल हो गए। सन 2000 से नवंबर से लगातार मैं बचपन से हम लोग सोमवारी करते आ रहे हैं, बचपन से, जब से होश संभाले हैं तब से। अब इसमें बोला जाता है, जिसे बड़े बुजुर्ग बोले हैं हम लोग को, कि कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए करती हैं और शादीशुदा पत्नी अपने पति के आयु के लिए करते हैं, अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए करते हैं और भोलेनाथ का पूजा करते हैं, परिवार की मंगल कामना, पूरा मंगल कामना के लिए करते हैं और इसको करना ही चाहिए हर स्त्री को। शुभ नाम आपका? शुभ नाम? जानकी तिवारी। कहाँ?
तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक मस्तूरी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक बेलतरा रजनीश कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत बीजेपी कार्यालय बिलासपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर धान खरीदी मामले में सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। सीएम भूपेश कहते हैं कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का 80% धान नहीं खरीदा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को आधा झूठ बोलते हुए देखा गया है, किंतु इस स्तर का सफेद झूठ केवल भूपेश बघेल ही बोल सकते हैं। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार 80% धान खरीदती है, साथ ही साथ कुल भुगतान का भी 3/4 से ज्यादा हिस्सा देती है। आज हम आपसे चर्चा जो कर रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों को, यहाँ के प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मामले में फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके मंत्री भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर में लगातार झूठा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। किसानों के विषय को लेकर के आज हम आपसे बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विधानसभा में इस प्रदेश के तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया और विधानसभा के पटल पर रखा कि अभी तक मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने यहां के धान खरीदी के लिए 51,563 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया छत्तीसगढ़ और धान खरीदी में राज्य सरकार ने सिर्फ 11,148 करोड़ रुपए लगाया। अब 40,000 करोड़ रुपए का अंतर है। जबकि भूपेश जी, जिसको हम ठगेश जी भी कहते हैं, लगातार ये झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा के आंकड़े को झूठा बता रहे हैं। संविधान की अगर किसी ने शपथ ली है, मुख्यमंत्री ने या मंत्रियों ने, तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दादू